हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमने पुर्तगाली करवा दिया था। आज हम चर्चा करेंगे डच कंपनी के बारे में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन होना, वहाँ के संसद के द्वारा पारित किया जाना, कितने वर्षों के लिए यहाँ के लिए अनुमति प्राप्त हुई थी और कैसे डचों ने पुर्तगालियों को प्रतिस्थापित करके अपने आप को स्थापित किया। यानी कि जब भारत में पुर्तगाली राज कर रहे थे तब उन्हें हिंद महासागर में कोई भी प्रतिस्पर्धी नहीं था। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात डचों ने उन्हें कंपीट करना शुरू कर दिया। यानी डचों ने पुर्तगालियों की स्थिति को कमज़ोर बना दिया और अंततः उन्हें व्यापार से बाहर कर दिया। तो डचों के जो एक संसद है, हॉलैंड के निवासी थे और 1602 ईस्वी में, ध्यान रहे कि डचों के आगमन का दूसरा आधार है। कितने कहा कि आगमन कैसे हुआ है? पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं और उसके बाद में फ्रांसीसी आए हैं। और यही क्रम कंपनी का बनने का नहीं है। पहले पुर्तगीज कंपनी बनी है, उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी बनी है और 1602 ईस्वी में डच बनी है। कंपनी के स्थापना में डच तीसरे नंबर पर हैं और फ्रांसीसी 1664 में, लेकिन आगमन के स्थान पर डच दूसरे नंबर पर हैं। ये ध्यान रहे, आगमन में डच दूसरे स्थान पर हैं और स्थापना में डच तीसरे स्थान पर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर स्थापना में कंपनी की स्थापना के बारे में चर्चा किया जाएगा तब अंग्रेज दूसरे स्थान पर हो जाएंगे और जब आगमन की बात होगी तो डच दूसरे स्थान पर हो जाएंगे। तो 1602 ईस्वी में डच यानी हॉलैंड के संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में यह बताया गया कि जो कंपनी भेजी जा रही है वह 21 वर्ष तक भारत और पूर्व का व्यापार देखेगी और साथ ही साथ उन्हें आक्रमण करने और विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। यानी जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में बनती है तो इनको कहा जाता है कि आप 21 वर्ष तक पूर्व के व्यापार का आपको अधिकार है। साथ ही अगर आवश्यकता पड़ता है तो आक्रमण कीजिए और विजय प्राप्त कीजिए। इसके संबंध में एक आज्ञा पत्र दिया जाता है। अब इससे तो यह साबित होता है कि यदि आक्रमण की भी बात की जा रही है, विजय की भी बात की जा रही है, व्यापार की भी बात की जा रही है, तो यह कौन अधिकार दे सकता है? यानी कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना वो सरकारी कंपनी थी। क्या थी? सरकारी, यानी सरकार के द्वारा बनाया गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड के द्वारा बनाया गया एक परिपत्र के माध्यम से कुछ लोगों का एक ज्वाइंट कंपनी के माध्यम से पूर्व में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। अब जो कि भारत का समुद्री मार्ग से रास्ता खोजा जा चुका था और इसे खोजा किसने था? आज के जब डच यहां पहुंच रहे हैं उसके 104 साल पहले
1498 में पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग से ये स्पेन और पुर्तगाल है, ये जिब्राल्टर जल संधि है, यानी यहाँ पे कस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ये तुर्की है और ये अरब है और ये भारत है अपना। तो यहाँ जब कस्तुनतुनिया का पतन हुआ तब पुर्तगालियों ने यहाँ के माध्यम से और गुजराती पथ प्रदर्शक के माध्यम से भारत की खोज कर लिया था। और डच कब आते हैं? 1602 ईस्वी में इनकी कंपनी बनाई जाती है और ये भारत में 1605 में अपना प्रथम कारखाना स्थापित कर देते हैं। जबकि अभी अंग्रेज के बारे में बताऊंगा कि वो स्थापना तो 1600 में होता है, लेकिन पहली कंपनी वो 1608 और 1613 में कर पाते हैं, 1611 में कर पाते हैं। यानी डचों के द्वारा 104 साल लग गए। 1602 और 1498 के बीच 104 साल का अंतर है। यानी पुर्तगालियों ने अपने आप को बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया था और बेहतर व्यापार के साथ साथ लिस्बन का स्थान समाप्त हो चुका था, लिस्बन का स्थान ले चुका था, यानी कि वेनिस का स्थान समाप्त हो चुका था। अब यहाँ से जहाँ डचों ने इनका पीछा करते हुए ये भी पहुँच गए। यानी डचों की जो नौसैनिक शक्ति थी, नौसेना थी, वो पुर्तगालियों से ज़्यादा फुर्तीली थी। पुर्तगालियों के बड़े बड़े जहाज थे, बहुत धीरे चलते थे, लेकिन डचों ने क्या किया, इन्होंने छोटे छोटे और फुर्तीले जहाज बनाए जिससे बहुत तेज़ी से इनको कवर कर लेते और घेर करके आक्रमण करके जीत लेते थे। तो डचों ने पुर्तगालियों को प्रतिस्थापित करने का आधार तैयार कर दिया और उधर डच के संसदों ने यह उनको अनुमति भी दे रखी थी कि अनुमति दे रखा था कि आप जो है वहाँ पे युद्ध कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं और 21 वर्षों तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब केवल कुछ शेयर धारक जो होते थे उनका अपना हिस्सा होता था, उनमें उनका टैक्स नहीं पड़ता था, बाकी ज़्यादातर हिस्सा सरकार का ही हो जाता था, यानी हॉलैंड के गवर्नमेंट का हो जाता था। क्योंकि जो संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत संयुक्त रूप से जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी वो पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। कुछ शेयर धारक प्राइवेट थे, तो उनको जो हिस्सा मिलता था उससे कंपनी शेयर मतलब टैक्स नहीं लेती थी। बहुत ही कम समय में, कहा जाता है शीघ्र ही, डचों ने भारत पर और मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। यानी कि एक तरफ जहां पुर्तगाली अभी हिंद महासागर में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, पूरे हिंद महासागर में नौसैनिक प्रभुसत्ता के कारण चरम पर थे और इनको कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था, यानी कार्टेज व्यवस्था के तहत, परमिट व्यवस्था के तहत किसी अन्य विदेशी जहाज़ों को जाने की अनुमति होती थी और पुर्तगाली उससे टैक्स ले लेते थे। अब पुर्तगाली को प्रत्युत्तर करने के लिए डच आ गए। इन्होंने कहा टैक्स तो बहुत दूर की बात है, हम तुम्हें राजी ही नहीं करने देंगे। अब डचों ने पुर्तगालियों को हरा करके उनको बाहर कर दिया, यानी व्यापार से बाहर करके एकाधिकार प्राप्त कर लिया। कहा जाता है कि शेर का बाप सवा शेर होता है। डचों ने पुर्तगालियों को बाहर किया और अंग्रेजों ने डचों को बाहर किया। तो शीघ्र ही मसाला व्यापार पर और भारत पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। और सबसे बड़ी विशेषता डचों की ये रही है कि इनके पास पुलिकट के पास स्थित गोल्ड्रिया एक स्थान है जो दुर्गीकृत था, स्थान था
दुर्गीकृत था। बाकी इनके जितने स्थान थे, जितनी बस्तियां थीं, किसी में इन्होंने कोई किलाबंदी नहीं किया था, कोई दुर्ग नहीं बनाया था। केवल पुलिकट के पास गोल्डरिया का एक दुर्ग था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुलिकट के पास में, गोल्डरिया के पास में एक दुर्ग था, और बाकी अन्य बस्तियां कोई भी दुर्गीकृत यानी किलेबंद बस्ती नहीं थी सिवाय गोल्डरिया के। डच नौसेना के नायक थे एक वादेर हेग। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है डचों को स्थान देने में। वादेर हेग महोदय ने क्या किया? वादेर हेग इन्होंने क्या किया? 1605 ईस्वी में, ये डच के नौसेना के नायक थे वादेर हेग। इन्होंने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना किया। प्रथम डच कारखाने का स्थापना किया। मछलीपट्टनम में इनकी प्रथम कोठी खोली गई, प्रथम कारखाना। याद रहे कि प्रश्न आता है कि डचों का प्रथम कारखाना कहाँ पे और कब खोला गया, तो मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में खोला गया। और दूसरी जो डच फैक्ट्री थी यह पोत्तोपोली है, निजाम पत्तन इसे कहा जाता था, निजाम पत्तन कहा जाता था। यहाँ पे 1608 ईस्वी में खोला गया। अब ध्यान रहे, मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है, और पोत्तोपोली निजाम पत्तन भी आंध्र प्रदेश में है। यानी दो कोठियां डचों की जो खोली गई वो दोनों ही आंध्र प्रदेश में खोली गई। डचों द्वारा भारत से व्यापार में नील, सोरा और वस्त्र यानी कपड़ा, वो भी सूती का, यहाँ से व्यापार करते थे। लेकिन कहा जाता है कि यदि आपको भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करना है तो आपकी नौसैनिक शक्ति मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये सब समुद्र हैं, और जो समुद्र का खिलाड़ी होगा वही भारत पर राज्य करेगा। वर्तमान की स्थिति भी यही लागू होती है। यदि आप हिंद महासागर पर राज करना चाहते हैं तो आपकी नौसैनिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और इसी के होड़ में वर्तमान में चाइना और भारत की होड़ लगी हुई है, और चाइना भारत को घेरने की कोशिश करता है। उस समय भी यही स्थिति थी। जब पुर्तगाली अपने जल शक्ति में, नौसेना में मजबूत थे, तब उन्होंने राज किया। वो डचों से कमज़ोर पड़े, डचों ने उनको बाहर कर दिया, डच आ गए। लेकिन आगे चल करके डचों की भी नौसैनिक शक्ति अंग्रेज़ों से पीछे छूट जाएगी और अंग्रेज इनको बाहर कर देंगे। अभी भारत से जो व्यापार हो रहा है, आंध्र प्रदेश मुख्य गढ़ था, बाकी और जगह पे ये अपना व्यापार करते थे। यानी डचों के द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का व्यापार होता था। लेकिन डचों ने बहुत जल्द जब इंडोनेशिया, मसाला द्वीप, इस पे व्यापार किया, तो डच यहाँ से यानी भारत से कपड़ा और ये सब लेते थे, और यहाँ ले जाकर निर्यात करते थे, और यहाँ से मसाला लेते थे, खरीदते थे, उसे ले जा कर के डच यानी यूरोप में बेचते थे। यानी कपड़ा भारत से उठाते थे और ईस्ट एशिया में बेचते थे, और वहाँ से मसाला उठाते थे, खासकर काली मिर्च, और भारत से जो मसाला उठाते थे ये ले जा करके यूरोप में बेचते थे और काफ़ी मुनाफा कमाते थे। यानी डचों का ये व्यापार पे कब्जा हो गया। यानी एक तरफ इंडोनेशिया वर्तमान, और ये सब पुरानी ईस्ट एशिया और भारत महाद्वीप,
ये दोनों डचों के कब्जे में आ गए, और जिसके पास दोनों कब्जे में हों, यानी ये ईस्ट एशिया है, ये भारत है, यहीं से व्यापार का आधार चलता रहा, और जिसके पास ये कब्जा हो तो उसको तो मुनाफा होगा ही। और ये तोड़ने के लिए अंग्रेज व्याकुल पहले नहीं हुए, पहले अपनी स्थिति को मजबूत किए, और 1759 में और 1760 में अंग्रेज दो लोगों को बिल्कुल बाहर कर देंगे। 1759 में अभी डचों को बाहर कर देंगे, और 1760 में फ्रांसीसियों को बाहर कर देंगे। वांडीवास की युद्ध होगा, वांडीवास का लड़ाई, इससे हटाएंगे फ्रांसीसियों को, और 1769 में होगा बेदरा का युद्ध, इससे हटाएंगे डचों को। यानी कि अंग्रेजों ने अपनी पूरी स्थिति ऐसी बना लिया जैसे ही 1757 की स्थिति आएगी। अभी इसके बाद ही अंग्रेज के बारे में बताने वाला हूं। यानी डचों ने यहाँ पे व्यापार सुनिश्चित कर लिया, और व्यापार सुनिश्चित करके इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने कहा भारतीयों के सिक्के अब मुझे जरूरी नहीं। बंगाल में पहली फैक्ट्री इन्होंने पिपली में स्थापित किया। यहाँ पे बंगाल में पिपली में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ पे? पिपली में। देखिए, फैक्ट्री, कारखाना, ये सब जो आप नाम सुनते हैं, इसे आप गोदाम समझिए। गोदाम, यहाँ कोई फैक्ट्री, यहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता था, यहाँ कुछ बनता नहीं था। यहाँ सामान लेते थे, वो इकट्ठा करते थे, बेचते थे, दूसरा लाते थे, एक गोदाम की भांति इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो एक ऐतिहासिक भाषा में लिखा गया कारखाना, फैक्ट्री, तो इसीलिए कारखाना, फैक्ट्री के रूप में आप गोदाम को समझिएगा, क्योंकि फैक्ट्री यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता था, यहाँ कोई चीज़ बनता नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता था। और 1653 में चिंसुरा अधिक शक्तिशाली केंद्र बन गया। चिंसुरा भी जो है पश्चिम बंगाल में है। यानी कि चिंसुरा जो है वो इतना शक्तिशाली बन गया, और ये बात अंग्रेजों को बहुत पहले से पता थी कि अगर बंगाल में हम कब्जा कर लेते हैं, एक फर्टाइल लैंड है, उर्वर भूमि है, अगर हम यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं तो हमारे लिए पूरा भारत जीतना आसान हो जाएगा। कहा जाता है अगर आपके हाथ में अर्थ है, पैसा है, तो हर कुछ आज के समय में आसान हो जाता है। ये आज के समय नहीं, आज के 300 साल पहले अंग्रेजों ने 400 साल पहले बता दिया था कि दादा ना भैया सबसे बड़ी रुपया। और डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण सिक्के जारी किए। पुलिकट ये भी आंध्र प्रदेश में है। इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्का पगोड़ा जारी किया। पैगोड़ा है, पैगोड़ा, यानी स्वर्ण सिक्का पैगोड़ा को जारी किया। अब अगर कोई भी देश, कोई भी कंपनी, कोई भी राज्य यदि अपना सिक्का जारी करता है तो कहीं ना कहीं वो साफ साफ आपसे कहना चाहता है हमें तुम्हारी स्वीकृति मंजूर नहीं है। यानी डच पहले ऐसे थे जिन्होंने भारतीयों के सिक्कों को नकार दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में आएगा कि अंग्रेज अनुमति लेते हैं, आगे चल के फर्रुखसियर से लेंगे अनुमति, पता नहीं किससे लेंगे सिक्के जारी करने का, सिक्के चलाने की अनुमति। लेकिन डचों ने पुलिकट में सिक्के जारी कर दिया। कौन सा सिक्का जारी कर दिया? पैगोड़ा, स्वर्ण सिक्का जारी कर दिया। अपना सिक्का, अपने देश का सिक्का जारी कर दिया, और इस सिक्के से उन्होंने साफ साफ कह दिया हमें भारतीय राजत्व की आवश्यकता नहीं। यानी स्वतंत्र राज्य बनाने की तरफ एक कदम ये बढ़ चुके थे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनका भी बाप आ रहा है। भारत में राजनैतिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी।
छोटे छोटे राज्यों में बट रहे थे लोग। एक तरफ जहाँ मुग़ल शासन कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ ये छोटे छोटे जो राज्य थे वो भी आपस में लड़ रहे थे, और मुग़ल भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, क्योंकि जिस समय ये चिनसुरा में बन रहे हैं इस समय शाहजहाँ शासन कर रहे हैं, और शाहजहाँ को 58 में कैद कर लिया जाएगा। उसके बाद औरंगजेब शासक बनेंगे। औरंगजेब तो एकदम पता नहीं किस तरह का आदमी था, वो तो कहीं इस्लाम का इस्तेमाल करता है तो कहीं पे शक्तियों का विभाजन करता है, कहीं हिंदुओं को मारता है तो कहीं ज़्यादातर हिंदुओं को अपने यहाँ पे शासन में शामिल करता है। तो वो एकदम कि उसको समझना बिल्कुल वो है, जब मैं मुग़ल पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे से बताऊँगा वो क्या था। डचों ने पुलिकट में अपने सिक्के जारी किए, इसे याद रखिए। डचों ने समुद्री व्यापार से पुर्तगालियों को तो निष्कासित कर दिया, परंतु अंग्रेजी नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक पाए। अब देखिए कि इनका भी समय आ रहा है। कहते हैं कि हर किसी का शुरुआत होता है तो उत्थान होता है तो पतन भी होता है। एक दिन आप पैदा हुए हैं तो एक दिन मरेंगे भी, हम भी मरेंगे, सब कोई मरेगा, कोई नहीं बचने वाला है। तो ये नियम है, लेकिन फिर भी लड़े हैं, लग रहे हैं, सत्य जानते हुए भी, शाश्वत सत्य को जानते हुए भी हम लोग जूझ रहे हैं। यानी डचों ने समुद्री व्यापार में पुर्तगालियों को हटाया, लेकिन जैसे ही पुर्तगाली आए थे तो जो पहला आविष्कारक होता है तो उसका बनाने में बहुत वजन और बड़े बड़े जहाज़ बनाए, धीरे चलने वाले जहाज़ थे। उसके बाद इनसे सीख रहे डचों ने छोटे छोटे जहाज़ बनाया, हल्के जहाज़ तेज़ी से फुर फुर जाके मार दिए। लेकिन अंग्रेज इनसे भी ज़्यादा होशियार निकल गए। उन्होंने अपने छोटे छोटे बेड़ों को कई साथ बना करके झुंड में भेज करके जिसको मारना होता था उसे घेर लेते थे और घेर करके उसे मार देते थे। यानी घेरे की नीति की भांति उन्होंने मार दिया। तो डचों ने कहा जाता है इसीलिए कि डचों ने समुद्री व्यापार से पुर्तगालियों को हटाया और पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हटाया, क्योंकि पुर्तगाली अंग्रेज का सामना करने में सक्षम नहीं थे। तो कैसे हटाया? ऐसे थोड़े कहोगे भाई अब तुम जाओ हम आ रहे हैं, कहेंगे पहले युद्ध करो। लेकिन ये हटाते उसके पहले ही डचों की पोजीशन गिर चुकी थी। कोलचेर के मैदान में कोलचेर त्रावणकोर में पड़ता था। त्रावणकोर केरल में पड़ता है। तो त्रावणकोर के पास त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। कोलेचल है। कोलेचल एक मैदान था। तो त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। इन्होंने डचों से प्रतिशोध लिया, क्योंकि डच बहुत मनमानी करने लगे थे और हर हिंदुस्तानी थोड़े गद्दार होता है। अब कुछ एक गद्दार होते हैं, कुछ गद्दार होते हैं तो कुछ स्वाभिमानी भी होते हैं। इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इन्होंने युद्ध किया और 1740-41 में डचों को पराजित कर दिया। और जब डचों को पराजित कर दिए तो डचों का मनोबल भी डाउन हुआ और इनकी शक्ति भी क्षीण हुई। यानी कि त्रावणकोर के आसपास इनको वहां से भगा दिया गया कि निकल लो यहाँ से, और नहीं तो फिर नहीं जानते हो। तो एक हम जानते हैं क्योंकि अंग्रेज आ रहे हैं, वैसे भी निकलना ही है, तो पहले आप ही निकाल दीजिए। तो इन्होंने कहा हाँ निकलो, चलो सिक्के जारी करेंगे हमारे यहाँ। लेकिन अब क्या कर सकते हो, जारी करेंगे। अभी अंग्रेज तो 200 साल राज करेंगे, इनसे खुश होने क्या है। एक राजा ने मार दिया, उससे थोड़ा खुश हो लीजिए। अभी अंग्रेज आके कब्जा कर लेंगे तो थोड़ा नाराज रहिएगा। फिर अंग्रेजों ने डचों को 1759 ईस्वी में मार दिया। 1759 ईस्वी में बेदरा के मैदान में डचों को पराजित किया। यानी बेदरा का युद्ध कहा जाता है इसे। बेदरा का युद्ध हुआ और इसमें डच पराजित हुए, कह सकते हैं पूर्णतः पराजित हुए। और अंग्रेजों की एक पॉलिसी रहती थी
कि जिसको पराजित पूर्णतः कर देते थे उसे प्रतिबंध लगाते थे, तुम सेना नहीं रखोगे, तुम्हारी सेना खत्म, व्यापार हमारे हिसाब से करोगे, अदरवाइज व्यापार भी खत्म। यानी भारतीय व्यापार से ही पराजित कर भारतीय व्यापार से इनको अलग कर दिया। अब क्या करने लगे, अब केवल कुछ अनुमति के साथ में डच कपड़ा व्यापार तक और पूर्व के व्यापार में अपने आप को स्थापित कर लिए और भारत के व्यापार से डचों का स्थान समाप्त हो गया। डचों के द्वारा स्थापित किए गए कारखाने, तो डचों ने जो कारखाने स्थापित किए, ये भारत है। तो मसूलीपट्टनम में 1605 में पहला जो है कंपनी स्थापित किया, ये भी आंध्र प्रदेश के पास यहाँ पे है, यानी पहला हुआ आंध्र प्रदेश। दूसरा पोत्तोपोली में, ये भी आंध्र प्रदेश के पास ही है, ये भी दूसरा भी यही आंध्र प्रदेश में 1608 ईस्वी में स्थापित किया। और पुलिकट झील है यहाँ पे, यहीं के पास में। दोस्तों लाइट चली गई थी अचानक से, इलेक्ट्रिसिटी का कार्य ही यही है, कभी आना कभी जाना। तो पोत्तोपोली और मसूलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में दोनों कंपनियां खोली गईं। और उसके बाद में पुलिकट में 1610 में, पुलिकट भी यहाँ पे एक झील है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर था। तो पुलिकट में जो तमिलनाडु का पार्ट था, यहाँ पर 1610 ईस्वी में पुलिकट में भी तीसरी कंपनी खोली गई। और उसके बाद सूरत में चौथी, क्योंकि सूरत में जो कंपनी खोली गई थी 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में सूरत में कंपनी खोली गई। यानी कि आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, सूरत हो गया। और करिकाल में फिर तमिलनाडु में, करिकाल में भी एक कंपनी खोली गई 1645 ईस्वी में। उसके बाद चिंसुरा में 1653 में पश्चिम बंगाल में चिंसुरा में, ध्यान रहे पिपली में पहली कंपनी खोली गई थी, चिंसुरा के पास ही था, तो चिंसुरा में कंपनी खोली गई। और पटना में 1658 में बिहार में, पहले उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और थोड़ा असम का पार्ट, ये सब मिला के बंगाल हुआ करता था। तो पटना में भी 1658 में, बिहार में 1658 में कंपनी खोली गई, यानी कारखाना खोला गया। उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा है, बालासोर में भी कंपनी खोली गई 1658 में। और तमिलनाडु में नागपट्टिनम में एक कंपनी और खोली गई 1659 में। और कोचीन केरल है ये, यहाँ पे कोचीन में एक कंपनी खोली गई 1663 में। यानी कि डचों ने लगभग बॉर्डर पे भारत में कई जगह कंपनियां स्थापित किया था, यानी कारखाने स्थापित किए थे। अब ये पराजित हुए, तो पुर्तगालियों के और डचों के पराजित होने के कारण क्या क्या थे वो मैं आपको बताता हूं। अब डचों के जो पतन हुआ उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो एक तरफ डच रखिए, डच और अंग्रेज और पुर्तगाल, पहले पुर्तगाल आए, बाद में डच आए, फिर अंग्रेज आते हैं। पुर्तगाल आते हैं, भारत में राज्य करते हैं। और जैसे ही पुर्तगाल यहाँ पे आते हैं, राज्य करते हैं,
बाद में पुर्तगाल के आने के बाद डच पीछे से आते हैं और इनको बाहर कर देते हैं। यहाँ पे बनाने का मकसद है, ये है ब्राज़ील। और यहाँ पे पुर्तगाली किस तरह से कमज़ोर होते हैं कि पुर्तगालियों ने एक ब्राज़ील को खोज लिया। अब इनके पास में सेना की एक लिमिटेशन है, और दूसरी तरफ जो डच हैं, डच जो हैं ये अभी कुछ समय तक दूसरे के उपनिवेश के रूप में कब्जा में थे। और यहाँ से पुर्तगालियों के पास जब सेना इधर आने लगी तो होता क्या है कि जहाँ नया जगह होता है कमाने का साधन ज़्यादा होता है, तो पुर्तगाली यहाँ पे आ गए और पुर्तगालियों का शक्ति का विभाजन हो गया। और जब पुर्तगालियों के शक्ति का विभाजन हुआ तो जब जो यूनाइट शक्ति होगी वो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। अगर एक यूनाइट एक है, बाद में दो छोटे छोटे बढ़ जाएगी, तो इसे तोड़ना और इसे मारना आसान होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक होकर के रहें तो सामने वाला आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आप अलग अलग हुए तो सामने वाला आपका फ़ायदा उठाएगा और आपको तोड़ देगा। तो पुर्तगाली जैसे अलग हुए, एक शक्ति भारत के तरफ और यूरोप के इधर ईस्ट एशिया की तरफ केंद्रित हुई और दूसरी ब्राज़ील की तरफ। डच पा गए मौका और इन्होंने एक जो इधर आगे उसको छोड़ करके दूसरे को मार दिया, अपने आप को स्थापित कर लिए। पुर्तगाली हो गए अलग। तो पुर्तगाली अलग हो गए तो इनको कर दीजिए अलग, और ब्राज़ील पुर्तगाली लेकर के चले गए। अब हम आते हैं डच पे। डचों ने क्या कि जो यूरोप है ये अंग्रेज हैं, यानी ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के सब तरफ से समुद्र है, ये समुद्र के बीच में है। और डच हॉलैंड है, हॉलैंड के निवासी यानी यूरोप में छटा हुआ है। तो पहले तो पतन का कारण ये था कि जो अंग्रेज थे इनकी नौसैनिक शक्ति मजबूत थी। नौसैनिक शक्ति काफ़ी मजबूत थी। दूसरी कि अंग्रेज कभी गुलाम नहीं थे। गुलाम नहीं थे। तीसरी चीज कि अंग्रेज के जो व्यापारी थे वो व्यापारी थे, उनका सरकार जो है का हस्तक्षेप कम था। हस्तक्षेप कम था या नहीं था, वो शेयर पाते थे, पैसा पाते थे, तो उनका जो है इससे कोई मतलब नहीं था। तीसरी बात ये थी कि जब व्यापारी प्राइवेट होगा तो उसमें अपना अपना का स्थान नहीं रह जाता। यहीं पे डच क्या थे, डच काफी दिन तक दूसरे का उपनिवेश थे। एक सरकारी कंपनी थी और सरकारी कंपनी के होने के नाते जो इसके पदाधिकारी थे वो लग गए व्यक्तिगत व्यापार पे। जब व्यक्तिगत व्यापार पर अगर आपके पदाधिकारी लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता कमज़ोर होने लगेगी। यानी तब सरकारी कंपनियों पे ध्यान कौन देगा, कोई नहीं देगा। और साथ ही जो डच की नौसैनिक शक्ति थी, डचों की जो नौसैनिक शक्ति थी इसके भी तो पदाधिकारी लग गए होंगे व्यक्तिगत व्यापार में, क्योंकि इनको लगा कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरे तरफ ईस्ट जो है ईस्ट पूर्व ईस्ट जो है पूर्वी एशिया जो है पूर्वी एशिया का व्यापार केवल व्यापारी के आधार पर जाए, उसमें हमें कोई योगदान के हमें मात्र वेतन मिलता है और वेतन भी बहुत कम मिलता था।
सरकार जो वेतन देगी वही पाएंगे। और उनको लग रहा था कि जब हमें इतना वेतन ही मिलता तो हम यहाँ क्यों आए हैं, और यहाँ आए हैं तो इस बहती हुई गंगा में हम हाथ क्यों ना मारें। और यही वजह था कि डच हो गए कमज़ोर। और अंग्रेज़ों में क्या था कि इनकी सैनिक शक्ति तो मजबूत थी, साथ ही साथ इन्होंने अपने गुलाम कभी थे नहीं और ये स्वतंत्र रूप से व्यापार करते थे। सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं था और इसलिए ये हावी होते चले गए। और एक बात, इन्होंने पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को और डचों को भी बाहर कैसे किया। सत्रह में एक युद्ध हो चुका है, प्लासी का युद्ध। और ये युद्ध कौन जीत चुका है? अंग्रेज। और किससे जीत चुके हैं? भारत के नवाब से। और वो भी नवाब कहाँ के? कहीं और के नहीं, बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब का मतलब है कि वर्तमान में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, बांग्लादेश, जो वर्तमान इतना आपको दिख रहा है, ये सब मिलाकर के बंगाल हुआ करता था। बहुत बड़ा क्षेत्र था। वो कब्जे में किसके आ गया था? अंग्रेज के। और अब अंग्रेज अपना पैसा अलग से नहीं लगा रहे थे, यही के भारतीयों से लेते थे और यही युद्ध करके वो अपनी रणनीति को काफ़ी आगे बढ़ा चुके थे। और इसीलिए डच का पतन हुआ। और पतन में डच का काफ़ी दिन तक पराधीन होना, सरकारी कंपनी होना और पदाधिकारियों का व्यक्तिगत व्यापार में लग जाना, साथ ही डचों की नौसैनिक शक्ति और उनके भी उसके अंदर भ्रष्टाचार का व्याप्त हो जाना, इसलिए वो अंग्रेज़ों से पराजित हुए। और 1759 में बेदरा के युद्ध में पराजित होकर वो भारत के व्यापार से बाहर हो गए। भारत के व्यापार से बाहर हो गए, यानी कि अब आ गए हैं, आगमन हो गया है अंग्रेज का। अब अंग्रेज अपने आप को भारत में आगमन ही नहीं बल्कि प्लासी के युद्ध के साथ में अपने आप को वो शामिल भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।